हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एमआरआई का पार्ट टू। एमआरआई पार्ट टू में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एमआरआई का प्रिंसिपल एंड इमेज रिकंस्ट्रक्शन। कि एमआरआई में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे डाटा का कलेक्शन होता है, कैसे प्रोटॉन्स अलाइंस होते हैं, कैसे एमआरआई काम करता है, कैसे आरएफ पल्स काम करते हैं। इसमें हम लोग उसका पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। तो प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर। तो जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई होता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वो एनएमआर के प्रिंसिपल पे काम करती है। एमआरआई यूजेस सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो एमआरआई होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के मदद से इमेज का प्रोडक्शन करती है, इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो एमआरआई में हम लोग बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और प्रोटॉन्स के में एक प्रॉपर्टीज होता है, वो जैसे ही उसे हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के में रखेंगे तो वो अपने आप में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसीलिए हम लोग एमआरआई में एटम्स ऑफ लाइक हाइड्रोजन एटम्स का यूज करते हैं। देयर आर वेरियस स्टेप्स इन प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई या वर्किंग ऑफ एमआरआई। वर्किंग ऑफ एमआरआई या प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछे या कभी कहीं पे भी पूछे तो सेम बात नहीं बोलना है। अगर शॉर्ट में पूछे तो बस इतना बोल देना प्रिंसिपल में, या कि एनएमआर पे काम करता है। या फिर अगर लॉन्ग में पूछे कि कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप बताओ मैं कैसे डाटा कलेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग वर्किंग ऑफ एमआरआई या उसके सारे स्टेप्स भी लिख सकते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ एमआरआई, स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई या वर्किंग ऑफ एमआरआई, इसके होते हैं 5 स्टेप। प्री स्कैन, एक्साइटेशन, रेजोनेंस, रिलैक्सेशन, एक्विजिशन एंड कंप्यूटर। स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई: प्री स्कैन, एक्साइटेशन, रेजोनेंस, रिलैक्सेशन, एक्विजिशन एंड कंप्यूटर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्री स्कैन। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव रोटेटरी मूवमेंट कॉल्ड स्पिन। प्रोटॉन्स होते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उसके पास रोटेटरी मूवमेंट होता है। वो खुद में ही घूमते रहता है गोल 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 गोल, जैसे लट्टू नचता है, जिसे हम लोग रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। और उसको हम लोग यहाँ पे स्पिन के नाम से कहेंगे, मतलब फिजिक्स के टर्म में, टर्मिनोलॉजी के टर्म में हम लोग यहाँ पे उसे स्पिन देते हैं। इस रोटेटरी मूवमेंट के नाम को स्पिन के नाम से जानते हैं। प्री स्कैन का मतलब कि स्कैन करने से पहले की सिचुएशन क्या है हमारे बॉडी में, प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की क्या सिचुएशन है उसके में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। नॉर्मली हाइड्रोजन मूव्स रैंडमली इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में उनका, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ भी कैसे ही रैंडमली मूव कर रहा है, ऑक्सीजन इधर जा रहा है इधर आ रहा है, जिसे उसे स्पेस मिल रहा है वहाँ जा रहा, वैसे ही हाइड्रोजन हम लोग के बॉडी में नॉर्मली मूव करता है जब तक कि उसे हम लोग किसी भी एमआरआई में प्लेस ना करें। When human body placed inside a strong uniform magnetic field, the hydrogen atoms will align themselves parallel or anti-parallel to the magnetic field। जैसे ही हम लोग अपने बॉडी को, जैसे ही किसी भी इंसान के बॉडी को एमआरआई मशीन में डालते हैं या फिर इनडायरेक्टली बोले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसके जो भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं ना वो आइटम्स सारे अलाइन हो जाते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल या फिर उसके एंटी पैरेलल, लेकिन सारे अलाइन हो जाएंगे। अब कोई भी फ्रीली नहीं घूमेगा हाइड्रोजन के एटम। एंड आल्सो स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्रिसीजन। एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो अपने एक्सिस पे भी मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोग प्रिसीजन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिसीजन का डायरेक्शन कैसे ये घूम रहा है ऊपर गोल गोल। नंबर ऑफ प्रिसीजन पर सेकंड कॉल प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने बार वो प्रिसीजन कर रहा है या फिर अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है एक सेकंड में, तो उसको हम लोग प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन अलाइन हो जाते हैं, पहले कैसे होते हैं फ्रीली।
तो आप देख सकते हैं कि पहले ये फिगर 1 जो है इस पहले का बॉडी है, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से पहले का है, और ये फिगर 2 है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद का। इसमें कैसे सारे अनयूनिफॉर्मली सब घूम रहे हैं, जिधर मन उधर घूम रहे सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, किसी का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग एमआरआई के अंदर उसको बॉडी को प्लेस किए तो सारे प्रोटॉन्स के एटम से अलाइन हो गए, कोई एंटी पैरेलल तो कोई पैरेलल, लेकिन सारे अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के में आते ही। कोई अब रैंडमली मूव नहीं कर रहा प्रोटॉन्स एटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पैरेलल एंटी पैरेलल की तरह हो गया प्लेस। और इसमें पहले देखो जैसे मन वैसे घूम रहे थे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, किसी का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स है। द नेट फ्रीक्वेंसी बिटवीन प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो द नेट फ्रीक्वेंसी बिटवीन प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जानते हैं, नंबर ऑफ प्रिसीजन पर सेकंड इज कॉल्ड प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर एमआरआई के थ्रू जनरेट करते हैं, या फिर जो भी हम लोग बोले कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, उसे हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। और इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे हम लोग लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओमेगा नोट इक्वल टू लैम्बडा बी नोट। तो ओमेगा यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी इन मिली हर्ट्ज, वाई इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बेसिकली एक सब चीज़ के लिए अलग अलग होता है, जैसे एयर के लिए अलग होता है और भी हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, हर एलिमेंट के लिए। एंड बी नोट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बी नोट है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाना जाता है। ऐसे भी हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे 12th में या फिर 9th में या 10th में, जहाँ भी पढ़े होंगे आप, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हम लोग बी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज फॉर हाइड्रोजन इज 42.56 मिली हर्ट्ज पर टेस्ला। तो गायरोमैग्नेटिक हाइड्रोजन के लिए हमने बोला था ना, हर किसी के लिए हर गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग होता है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए इतना है 42.56 मिली हर्ट्ज पर टेस्ला। अगर किसी और के लिए देखेंगे तो हम लोग उसका अलग होगा, लेकिन हम लोग बेसिकली एमआरआई में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन का लिखा है ताकि ज़्यादा कुछ हौच पौच ना हो। दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा स्टेप वर्किंग में या फिर प्रिंसिपल का, एक्साइटेशन। ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल यूजुअली प्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन आरएफ पल्स। ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल यूजुअली इंड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी सिस्टम में जब हम लोग लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे एनर्जी को भेज रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को बाहर से एक एनर्जी अप्लाई करना पड़ता। उसी तरह से हम लोग को जब एमआरआई मशीन में एमआरआई स्कैनिंग के टाइम पे जब हम लोग लो एनर्जी लेवल से एनर्जी को हम लोग जब हाई एनर्जी लेवल में भेजते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर आरएफ पल्स। Due to this net magnetization vector trip away from z axis. ये जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर आरएफ पल्स है, जिसके वजह से जो वेक्टर का ट्रिप होता है वो जेड एक्सिस अवे हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे था, ये जो रेड वाला वेक्टर है ना, ये पहले यहाँ पे था, लेकिन जैसे यहाँ पे आरएफ पल्स अप्लाइड हुआ तो यहाँ से ऐसे धीरे से शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेड यहाँ पे आ गया शिफ्ट होकर के जेड एक्सिस से वाई एक्सिस पे। दिस इज नॉन एज एक्साइटेशन। तो किसी भी चीज़ को हम जब एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पे भी एक्साइटेड हो जाते हैं प्रोटॉन्स और उनमें एनर्जी गेन कर लेते हैं अपने अंदर।
फ्लिप एंगल मोस्टली 90 डिग्री और 180 डिग्री। जो यहाँ से जेड एक्सिस से वाई एक्सिस पे गया ये तो मोस्टली या तो 90 डिग्री का फ्लिप होता है या तो फिर 180 डिग्री का फ्लिप होता है। रिलैक्सेशन, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रिलैक्सेशन। इट स्टार्ट व्हेन आरएफ पल्स गेट स्विच्ड ऑफ। जब हम लोग आरएफ पल्स देना बंद कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई में, तब ये जा करके रिलैक्सेशन का प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड एटम विल बी प्रोड्यूस ए रेडियो वेव्स। तो हम लोग एक्साइटेशन में देखा था कि हम लोग प्रोटॉन्स को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में पहुंचा रहे थे आरएफ पल्स के पास, आरएफ पल्स दे करके। तो आरएफ पल्स जब हम दिए प्रोटॉन्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे ले जाने के लिए, एक्साइटेशन करने के लिए, तो प्रोटॉन्स के पास एनर्जी स्टोर हो गया। और जब हम लोग आरएफ पल्स देना बंद कर दिए तो वो प्रोटॉन्स अब अपने नॉर्मल स्टेज में आना शुरू करेगा और वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड एटम विल बी प्रोड्यूस ए रेडियो वेव्स। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, और यही रेडियो वेव्स को फिर हम लोग डाटा के रूप में कलेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है। टू टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, T1 रिलैक्सेशन, T2 रिलैक्सेशन। Relaxation is the process in which spins release energy and they get from RF pulse। देखो यहाँ पे लिखा ना कि जो भी एटम्स में स्पिन होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि कहाँ से उसे एनर्जी मिला था, आरएफ पल्स से, जो हम लोग ने एक्साइटेशन वाले स्टेप में दिया था प्रोटॉन्स को आरएफ पल्स के फॉर्म में एनर्जी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे ले जाने के लिए। वो एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ आरएफ पल्स के रूप में हम लोग ने दिया था, और वो अब रिलैक्सेशन के में जब हमने आरएफ पल्स देना बंद कर दिया तो फिर अपने नॉर्मल स्टेज में आने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है। T1 रिलैक्सेशन में वाटर हम लोग को डार्क दिखेगा, वाटर डार्क दिखेगा, फैट दिखेगा ब्राइट। यहाँ पे गलती से डार्क लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग ब्राइट कर लीजिएगा। अकर्स अलोंग द जेड एक्सिस, T1 रिलैक्सेशन जेड एक्सिस के अलोंग होता है। इट इज़ द गेन ऑफ इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एंड स्लो प्रोसेस। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन करने का मतलब है कि जेड एक्सिस पे फिर से वो वेक्टर आएगा। देखो जैसे कि जब हम लोग इसको एनर्जी दिए तो प्रोटॉन ये वेक्टर ट्रिप यहाँ आ गया था वाई एक्सिस पे फुल्ली, और जेड पे कुछ नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग आरएफ पल्स देना बंद कर दिए तो देखो ये स्लोली यहाँ पे जेड एक्सिस पे वापस आ रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं गेन इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। और ये ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आएगा तो ये ग्राफ बनाइएगा। इसमें पूछ सकता है कि T1 रिलैक्सेशन में कितना जाता है नेट मैग्नेटाइजेशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, तो 63% हम लोग को यहाँ पे बोलना पड़ता है। T2 रिलैक्सेशन, वाटर एपियर ब्राइट, फैट एपियर डार्क। T2 रिलैक्सेशन में हम लोग को इमेज पे वाटर ब्राइट दिखेगा और फैट डार्क दिखेगा। लॉस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, फास्ट प्रोसेस। T2 रिलैक्सेशन एक फास्ट प्रोसेस है, और लॉस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये रेड वाला यहाँ पे पहले फुल था वाई एक्सिस पे, अब ये धीरे धीरे घट रहा है और बढ़ रहा है ग्रीन वाला। तो यही लॉस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड गेन इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे पूरा फुल्ली देख भी सकते हैं कि क्या T1 शो कर रहा है, T2 शो कर रहा है। T1 यहाँ पे है, पहले घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक्विजिशन। ड्यूरिंग एक्विजिशन अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन, एक्साइटेशन एंड रिलैक्सेशन रिपीटेड कंटिन्यूसली। एक्विजिशन के दौरान ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं। ऐसा थोड़े है कि एक बार हमने आरएफ पल्स दे दिया और सारे वेक्टर अपने सारे प्रोटॉन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे चले गए, मतलब कि जेड एक्सिस से वाई एक्सिस पे चले गए, अलाइन हो गए, और एक ही बार उन्हें ऐसा नहीं होता। ये सारे प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जब तक कि हमारे में स्कैनिंग होती रहती है। वही बात यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग एक्विजिशन अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन, एक्साइटेशन एंड रिलैक्सेशन रिपीटेड कंटिन्यूसली। वो सारे प्रोसेस थ्रू आउट चल रहे होते हैं।
टाइम रिक्वायर्ड फॉर इमेज एक्विजिशन डिटरमाइंड बाय रिपीटेशन टाइम। इमेज एक्विजिशन में जितने टाइम लगते हैं, जितना टाइम लगे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, वो सारे जितने भी टाइम लगे इमेज एक्विजिशन में, उससे हम लोग रिपीटेशन टाइम करते हैं। और रिपीटेशन टाइम करने का मतलब है कि इसमें सारे प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए हम लोग इसको रिपीटेशन टाइम भी बोल देते हैं। डूइंग दिस वेरियस ग्रेडियंट यूज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना उसमें पार्ट्स ऑफ एमआरआई में, वहाँ पे वही वो सब सारे ग्रेडियंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। ग्रेडियंट यूज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू टू डिवाइड इट्स स्लाइसेस इनटू मैट्रिक्स एंड वॉक सेल। ग्रेडियंट की हेल्प से हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं स्लाइसेस में, और इस स्लाइसेस को हम लोग मैट्रिक्स एंड वॉक सेल में करते हैं। दिस रिजल्ट इन टू लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टेड डाटा। ये सब सारे प्रोसेस के दो टाइम पे हम लोग को बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इस डाटा को हम लोग को कंप्यूटर तक भेज देते हैं। दिस रिसीव सिग्नल सेंड टू द कंप्यूटर। और ये जो एक्विजिशन के टाइम पे, ये सारे स्टेप्स के टाइम पे जितने भी डाटा हम लोग को मिला, उस सब डाटा को हम लोग रॉ डाटा को कंप्यूटर के पास भेज देते हैं। कंप्यूटर डिस्प्ले, फिफ्थ स्टेप। आफ्टर एक्विजिशन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। एक्विजिशन प्रोसेस के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में, और फिर उस कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग और बहुत सारे मैथमेटिकल एल्गोरिदम और भी बहुत सारे एल्गोरिदम, अलजेब्रिक एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग उस रॉ डाटा को इमेज में कन्वर्ट करते हैं। उससे बहुत सारे उसमें देखते हैं कि क्या उसका क्या डार्क अपीयर कर रहा है, कहाँ पे आर्टिफैक्ट है, कहाँ पे नॉइस शो कर रहा है, वो सब को हम लोग देखते हैं। तो एमआरआई में बेसिकली हम लोग जो एल्गोरिदम यूज़ करके इमेज का क्रिएट करते हैं वो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, वाइवा में पूछ लेता है। कंप्यूटर डिस्प्ले इमेज, और ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद कंप्यूटर इमेज को डिस्प्ले करेगा, जिससे हम लोग देख सकते हैं इमेज को, फाइनल इमेज को। एंड देन थैंक्स आप सबका बहुत बहुत, एंड आगे का नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते हैं।